ओके, सो हम लोग है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, और नीट में हर साल इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से 4 क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार 12 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 12 और 4 16 क्वेश्चन लगभग आया है इलेक्ट्रोस्टैट से। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत सारा हम लोग को यूनिट पढ़ना है। उसमें सबसे पहला यूनिट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद जो यूनिट होगा सेकंड, उसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। कूलम्स लॉ के बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चैप्टर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो चौथा नंबर का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बाद पांचवा चैप्टर का नाम है, अब सब एक और 4A मान लो और 4B मान लो। 4B है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक चैप्टर होता है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद 4C है तुम्हारा गॉस थ्योरम। सिलेबस लिख दे रहा हूँ फटाफट एक बार, ठीक है, ऐसा ये समझा नहीं रहा कुछ, यहाँ पे बस सिलेबस लिख रहा हूँ, ठीक है। 4C गॉस थ्योरम के बाद पांचवा नंबर चैप्टर है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक चैप्टर होता है, पांचवा नंबर चैप्टर है। सिक्स्थ का पहला चैप्टर का है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक चैप्टर है। 6B है चैप्टर का नाम, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है, समझाऊंगा। 6B। और फिर उसके बाद सातवां नंबर का चैप्टर है मिक्सिंग ऑफ टाइनी ड्रॉप्स। मिक्सिंग ऑफ टाइनी ड्रॉप्स, ये एक चैप्टर है। और 7B है तुम्हारा मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कुल मिलाकर पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये 7A B जो भी मानना है, ये इन चैप्टरों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर पढ़ने के बाद कूलम्स लॉ चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता। इसके बाद जेई में इसमें कोई सवाल नहीं आने वाला, चाहे तुम्हारे नीट है उसमें भी कोई सवाल नहीं आने वाला, ठीक है। देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये हम लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बारे में चार्ज में स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर का नाम है, उसमें बेसिक फंडामेंटल यूनिट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली फाउंड बाई, कभी नहीं आएगा वैसे, मैं लिख दे रहा हूँ, इनडायरेक्टली फाउंड बाई। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है कुलम्ब, तीसरा ऑप्शन है मिलिकन, और चौथा ऑप्शन है गिलबर्ट। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? वैसे हमको पता कोई नहीं बता पाएगा, इसका आंसर मिलिकन है, ठीक है। ये शायद कभी आ जाए क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन का मास इनडायरेक्टली किसने फाउंड किया था? मिलिकन ने फाउंड किया था, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया था? जब थॉमसन को तुम लोग नाम सुनते हो 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जे थॉमसन, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में भी सुनते हो, ठीक है। तो थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास का रेशियो दिया था। चार्ज अपॉन मास मतलब इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशियो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। वो बोलता है कोई भी पार्टिकल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख देता हूँ तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू क्यू के बरोबर है। क्या हो गया इसको यार? हाँ, तो कोई भी पार्टिकल को मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहा हूँ, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये पार्टिकल, इसमें चार्ज मैंने क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज इस पार्टिकल को दे दिया। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो वजन होगा, मास, उसकी वजह से उस पर क्या लग रहा होगा? mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इस पे जो बैलेंस कर देगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्यू का वैल्यू हम लोग mg के बरोबर लिख देते हैं, और q अपॉन m का वैल्यू जो होता है वो जीई के बरोबर होता है, ठीक है। तो इसी से जो थॉमसन है उसने चार्ज अपॉन मास का रेशियो लिखा था, चार्ज अपॉन मास का रेशियो बताया था, ठीक है। इसमें समझाने लगा ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। देखो इतना बात समझ में आया क्या तुम लोगों को? क्या बोला मैंने बोला एक है ना पार्टिकल है जिसका मास है m, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो उस पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करना। एक बार के लिए मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है ये जो चीज़ मैंने बताया। नहीं बताता तो भी चलो बढ़िया ही था। तो ऊपर में क्या लग रहा है? क्यू ही लग रहा है, और नीचे में पार्टिकल का क्या लग रहा है? वेट लग रहा है mg, ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स क्या करता है? बैलेंस कर देता है एक दूसरे को। तो क्यू बराबर mg करते हैं, और क्यू अपॉन m हम लोग g निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से थॉमसन ने बताया था, ठीक है। अरे समझ में आया क्या ये चीज़? चार्ज अपॉन मास का रेशियो कैसे आता है? अरे आया समझ में? बोलो यार बोलो।
अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वैसे, ठीक है। सबसे पहला, मेरे को कोई भी बच्चा बता दे चार्ज ऑफ बॉडी क्या इंडिकेट करता है। मान लो एक बॉडी है, उस पर कोई चार्ज है, चैप्टर का नाम है चार्ज। तो चार्ज ऑफ बॉडी क्या इंडिकेट करता है, कोई बता सकता है मेरे को? वॉट डज दिस टर्म मीन? चार्ज ऑफ अ बॉडी इंडिकेट वॉट? कोई बता सकता है? अनम्यूट करके बताओ, कोई भी अगर बता सकता है तो। बहुत बेसिक्स पूछा है मैंने, बहुत बेसिक पूछा है। एक बॉडी में चार्ज है, वो क्या बता रहा है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये आधा सच है वैसे। ऐसा बोलते हैं हम लोग, या तो एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताता है। अगर कोई भी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब उस बॉडी में क्या है, चार्ज है। तो कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए चार्ज ऑफ अ बॉडी क्या है, तो मतलब समझना उस बॉडी में क्या है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब भी हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। सपोज करो ये बॉडी है मेरा ए और ये बॉडी है मेरा बी, ठीक है। इन दोनों बॉडी को मैंने पास में लाया और रगड़ दिया, कस के रगड़ दिया। जैसे ही मैंने रगड़ा तो सपोज करो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला गया, बी में चला गया। किस में चला गया? बी में चला गया इलेक्ट्रॉन। सोच के बताना क्यों जा सकता है बी में इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका होता है वर्क फंक्शन। क्या होता है? वर्क फंक्शन। ये मॉडर्न फिजिक्स में समझ में आता है वर्क फंक्शन क्या होता है। देखो वर्क फंक्शन में क्या होता है, कोई भी बॉडी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाइंड करके रखना, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सपोज तुम्हारे सामने जो डेस्क है, उस डेस्क के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, जोर जोर से हथौड़ा मार रहा हूँ, लेकिन तभी भी वो डेस्क क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने नहीं दे रहा है, वो उसको इतना टाइटली बाइंड होकर रखा है। तो वो क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा उस बॉडी का। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी बॉडी का कि कितना टाइटली वो इलेक्ट्रॉन से बाइंडेड है, ठीक है। एक सेकेंड, यस। तो मैंने क्या बताया, वर्क फंक्शन बताया कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी बॉडी का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करने का। अगर सपोज करो अगर सपोज करो बी का वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ए का वर्क फंक्शन, तो क्या होगा, जब भी दो बॉडी को रब करेंगे तो बी का इलेक्ट्रॉन के साथ पकड़ क्या ज़्यादा है और ए का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, पकड़ बहुत कम है। तो आसानी से ए से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा, ठीक है। क्या बोलो क्या बोला, क्या डाउट है, बोलो। अरे बोलो। हाँ कर तो लिया बाबू, कर लिया, तो इंटर हो गया। वो क्या नाम है उसका, 12/32 विकास, हाँ ठीक है। तो मैं अच्छा क्या बोला, एक क्लैशर कौन है, ये लड़का क्लैशर, ये उज्ज्वल उपाध्याय। तो उज्ज्वल उपाध्याय मेरे को ये बताओ कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने का। हाँ, तो अगर एक बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा चिपकेगा कि कम चिपकेगा, टाइटली बाउंडेड है। वेरी गुड। तो टाइटली बाउंडेड है या उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है बाइंड करने की। तो जब भी दो बॉडी को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किससे निकल के किस में जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लो वर्क फंक्शन से कूद के कहाँ चला जाएगा, हाई वर्क फंक्शन में चला जाएगा। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये सब चीज़ जो है ना, ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तुम आई रूट का सवाल करते हो वहाँ पर ये सब चीज़ काम आता है, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या समझ में आया सबको, ये किसी ऐसा तो नहीं है किसी को समझ में नहीं आया। जब भी दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन में चला जाता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि सपोज करो एक बंदी है, वो बंदी क्या हो गई, जिस बंदे के पास पैसा कम था उससे दूर हो गई, और जिसके पास ज़्यादा पैसा था, जिसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, हनी सिंह का फैन था वो बंदा, तो उसके पास चली गई वो बंदी। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव ज़्यादा है बंदा, ठीक है। तो हाई वर्क फंक्शन, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसके पास बंदी जाएगी ना। चलो इसके बाद हम लोग टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है। दो यूनिट होता है, आज तक तुम लोग 11 और 12 में 11 में पढ़ते आ रहे हो। एक एसआई यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, जिसको हम लोग एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं, और सीजीएस यूनिट दो होता है।
ऐसा यूनिट में तुम्हारा आता है कूलम्ब, उसको हम लोग सी से भी डिनोट करेंगे या सीबी से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो होता है ESU, क्या बोलते हैं इसको, स्टैट कूलम्ब, क्या बोलते हैं इसको, स्टैट कूलम्ब बोलते हैं। अरे समझ में आया क्या बोला, ऐसा समझने का कुछ है ही नहीं अभी, मतलब बेसिक्स स्टार्ट हो रहा है, मैं मान रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता है। EMU, तो चार्ज का दो होता है यूनिट सीजीएस में, एक होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब, ये एब्सोल्यूट कूलम्ब नीट में फंसाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट कूलम्ब कहाँ फंसाता है, नीट में फंसाता है, ये जेई मेंस में नहीं फंसाएगा तुमको। तो चार्ज का यूनिट दो होता है, एक ऐसा यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है। ऐसा यूनिट में कूलम्ब लिखते हैं और सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, स्टैट कूलम्ब, नहीं तो एब्सोल्यूट कूलम्ब। अरे इतनी बात समझ में आ गई, स्टैट कूलम्ब और एब्सोल्यूट कूलम्ब। भैया मेनली हम लोग को न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा यूज करना है? मेनली तुम लोग को ऐसा यूनिट करना है, याद रखना ऐसा यूनिट, जहाँ पे सीजीएस होगा वहाँ पे लिख दिया जाएगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, नहीं भी तो कम से कम 20 से 30 न्यूमेरिकल अभी के अभी कराऊंगा मैं, 20 to 30 न्यूमेरिकल, और सब स्टैंडर्ड AI के आए हुए क्वेश्चन सब करवाऊंगा अभी, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। तो मैंने ये बोला ऐसा यूनिट में कूलम्ब होता है, और सीजीएस यूनिट में क्या होता है, स्टैट कूलम्ब, नहीं तो एब्सोल्यूट कूलम्ब, ठीक है। तो 1 कूलम्ब का जो वैल्यू होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। मतलब मैं ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऐसा यूनिट को जब भी मैं सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹। तो ये 3 × 3 क्या होता है, 9 का, तो ये याद करना है तुम्हें, ठीक है। एक कूलम्ब कितना स्टैट कूलम्ब होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होता है, ये बात याद होना चाहिए, चाहे जेई मेंस का बच्चा क्यों नहीं हो, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 स्टैट कूलम्ब क्या होता है, 1 स्टैट कूलम्ब क्या होगा, 1/3 × 10⁹ कूलम्ब हो जाएगा। अल्टरनेटिव मतलब इसका इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो 1 स्टैट कूलम्ब क्या हो जाएगा, 1/3 × 10⁹ कूलम्ब। और यही स्टैट कूलम्ब जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है। 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब जो होता है वो 10 कूलम्ब के बराबर होता है, 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। ये खाली फैक्ट्स है, अभी के लिए ध्यान रख लो, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा अगर इतना बात ध्यान में रहा तो तुम्हें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक नाइस कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है फैराडे। कोई मेरे को बता सकता है फैराडे क्या होता है, कोई भी बंदा बता सकता है, कोई भी लड़का मेरे को बता सकता है फैराडे क्या होता है, फैराडे FARADAY। अरे कोई तो बताओ भैया बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, बट ये चार्ज होता है तुम्हारा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। 1 मोल मतलब कितना, 1 मोल में कितना एटम होता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बताओ तो, 6.023 × 10⁻23 होता है कोई भी पार्टिकल, इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज करना है, मतलब 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मेरे को चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, कोई बता सकता है मेरे को, इस पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। भैया 96,500 बहुत बढ़िया, वैसे 1.6 × 10⁻−19 कूलम करेंगे और आ जाएगा 96,500 कूलम, और ये लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ओके, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, स्टैट कूलम, और लार्जेस्ट क्या हो गया, फैराडे हो गया। फैराडे होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, घबराना नहीं है, आज सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन लगाएंगे, और सब AI JEE मेंस और नीट के लेवल क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। विक्रम समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है। ये तुम्हारे स्कूल के मास्टर ने भी तुम्हें समझा दिया होगा। स्केलर क्यों बोलते हैं, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम ये नहीं बोलते चार्ज को कि 5 कूलम चार्ज है नॉट ईस्ट डायरेक्शन में, दैट इज इलॉजिकल, प्योरली इलॉजिकल, ठीक है। व्हाट वी से इज, हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मतलब वो 5 कूलम चार्ज है कि 10 कूलम चार्ज है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, कि चार्ज जो है ना वो एक डिराइव्ड यूनिट है। कोई बता सकता है क्यों? 2 यूनिट होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक डिराइव्ड यूनिट होता है। कोई बता सकता है डिराइव्ड यूनिट क्यों है और फंडामेंटल यूनिट? कोई बता सकता है व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट एंड व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? कोई बंदा? देखो ऐसा है, कोई नहीं बता पाएगा तो ऐसे बोल दो नहीं बता पा रहा, ऐसा क्या। देखो फंडामेंटल यूनिट्स होता है लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, या करंट, वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो जो करंट का फॉर्मूला आता है वो आता है Q/T, QT,
जो तुम लोग बोलते हो ना अपनी बंदियों को कि तू आज तुम बहुत क्यूटी लग रही हो, तो करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, करंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाई T। हम लोग चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी के बरोबर हो जाएगा, और I एक फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, और I का जो क्या लिखते हैं हम लोग, एम्पियर लिखते हैं, और टाइम के लिए हम लोग सिर्फ नॉर्मल टाइम लिखते हैं। तो Q का जो डायमेंशनल यूनिट बनेगा, चार्ज का जो डायमेंशनल यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, A इंटू टी बनेगा। अरे समझ में आया क्या, क्योंकि दो फंडामेंटल यूनिट का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, तुम्हें पता होगा, तुम 9-10 से पढ़ते हो, फंडामेंटल यूनिट मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। उन फंडामेंटल यूनिट से ही हम लोग क्या बनाते हैं, डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। तो दैट इज वाई चार्ज जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, बिकॉज वो फंडामेंटल यूनिट से आया है, ठीक है। अरे समझ में आया क्या ये कि नहीं आया? अरे फंडामेंटल यूनिट कभी पढ़े हो जिंदगी में, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? 11th क्लास में चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन बोल के, उसमें लिखा हुआ होता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, लेंथ, मास, टाइम। देखो लेंथ, मास, टाइम के लिए, लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं ना, मास के लिए क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, और टाइम के लिए नॉर्मल टाइम लिखते हैं हम लोग, या सेकंड लिखते हैं ना। तो ये जितनी भी यूनिट्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। हमने माना कि लेंथ का यूनिट मीटर है, बस बात करो, हम जो भी डायमेंशंस बनाएंगे ना उसमें ये सब फंडामेंटल रोल प्ले करेगा। मतलब कहीं पे भी अगर लेंथ आ जाए तुम्हें सिर्फ मीटर लिखना है, कहीं पे मास आ जाए तुम्हें केजी लिखना है, कहीं पे टाइम आ जाए तुम्हें सेकंड लिखना है। मतलब ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये बेसिक यूनिट है। तो जैसे हमारा लाइफ का बेसिक यूनिट सेल होता है, वैसे ही फिजिक्स का बेसिक यूनिट है लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। और इसमें और भी बेसिक यूनिट है, आज पढ़ना। एक करंट भी क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो ये करंट से हम लोग क्या कर सकते, डिराइव कर रहे हैं चार्ज को, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है QT, Q डिवाइडेड बाई T। तो Q क्या बन जाएगा मुझे बताओ, Q का वैल्यू जो हो जाएगा वो I इंटू टी के बरोबर हो जाएगा। तो Q का वैल्यू क्या हो गया, एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि I का जो करंट है उसका जो यूनिट बनेगा वो एम्पियर होता है, और टाइम का नॉर्मल टाइम होता है। अभी भी नहीं आया समझ में क्या बोला, क्या बोला बताओ, बोलो क्या बोला। करंट और टाइम मल्टीप्लिकेशन से डेराइव होके वो आ रहा है, इसलिए उसको डेराइव्ड यूनिट बोला बिकॉज वो फंडामेंटल यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। अरे कौशलनाथ झा क्या हो गया, तुम इतना बार एग्जिट और एंट्री कर रहे हो। तीसरा प्रॉपर्टी है, चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब कोई बता सकता है, चार्ज कंजर्व है इसका मतलब? कोई बता सकता है व्हाई चार्ज इज कंजर्व्ड? अरे कोई तो बोलो यार। चार्ज कंजर्व मतलब आज तक पढ़ते नहीं आए हो क्या कि एनर्जी, नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब क्या होता है, पूरे अर्थ का चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अर्थ का जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब होता है नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। मेरे साथ बने हुए हो कि सो गए? बने भैया। चार्ज कंजर्व मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है। चार्ज कंजर्व मतलब चार्ज जो होता है वो पूरे यूनिवर्स का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, टोटल चार्ज। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी है चार्ज इनवेरिएंट है। न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ में आएगा, कोई बात नहीं। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट है, इसका मतलब उसका जो वैल्यू है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, जब तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पे आइंस्टाइन का इक्वेशन आता है। आइंस्टाइन बाबा ये कहते हैं कि जब भी तुम कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, अरे यार ये क्वेश्चन ना झा इरिटेट कर रहा है मेरे को। तो अगर ये बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, इस बॉडी को अगर मैं किसी स्पीड से मूव करवाऊंगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला, आइंस्टाइन ये कहता है कि कोई भी बॉडी है उसका मास अगर m है और अगर मैं उसको लाइट की स्पीड से मूव करवा रहा हूँ तो उसका मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हो E = mc²। ये mc गाली नहीं है, ठीक है। m मतलब हो गया
मदर नहीं, m मतलब हो गया मास, c मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या इक्वेशन का? इक्वेशन का मतलब है कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, अगर तुम उसको लाइट की स्पीड से फेंकोगे वो पूरा का पूरा मास जो है वो गायब हो जाएगा। किसमें गायब हो जाएगा? एनर्जी में। तो मतलब पूरा का पूरा मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? यानी तुम्हारे पास अगर 1 ग्राम का पेंसिल है, तुम उससे कितना एनर्जी डिराइव कर सकते हो? कैलकुलेट करके लिख लेना। 1 ग्राम को 10⁻³ kg करना और c का वैल्यू 3 × 10⁸ करना, तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻30 जूल एनर्जी। इतना एनर्जी तुम 1 ग्राम पेंसिल से बना सकते हो। लेकिन क्या वो एनर्जी को तुम यूटिलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास मशीन ही नहीं है। एनीवेज, तो आइंस्टाइन ये कहता है कि कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो उसका जो मास होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो यानी मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम ये सब क्या है? वेरिएंट है। मतलब ये डिपेंड करता है बॉडी का स्पीड पे। ठीक है, अगर बॉडी का कुछ स्पीड है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे? एम इफेक्टिव लिखते हैं, नॉट मास। टोटल रेस्ट मास पढ़े हो कभी? रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्टिंग मास ऑफ फोटोन, कभी नाम सुना है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में सुन लेना, आगे आ जाएगा। एनीवेज, तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास, लेंथ और टाइम तीनों क्या करता है? श्रिंक करता है। और यही ब्लैक होल का भी कॉन्सेप्ट है, कभी बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये बोला, सपोज करो ये मेरे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है बताओ? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। हाँ, वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो मैंने एटम के सेंटर में न्यूक्लियस बना दिया, और इसी एटम में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सपोज करो ये एक कन्या, एक सुंदर कन्या है जो पॉजिटिव से मैंने बनाया है। इसका कॉलेज के बाहर ये मुंडा है इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है, गोल गोल बाइक को लेके घुमा रहा है, धूम मचा ले धूम मचा ले। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक स्पीड से मूव कर रहा है ना? चार्ज जो है वो क्या कर रहा है? स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर मुझे बताओ, चार्ज जो होता अगर वो स्पीड पे डिपेंड करता, मतलब अगर क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल की तरह मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 × 10⁻−19 कूलम। और सपोज करो इस एटम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने? इस एटम में क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? +1.6 × 10⁻−19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? -1.6 × 10⁻−19 कूलम। इतनी बात तो पता होगी तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। इसमें प्रोटॉन रेस्ट कर रहा है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हो गया वो क्या हो जाएगा? सपोज करो कम हो गया, मान लो -1.4 हो गया अगर, तब क्या होता? तब क्या एटम न्यूट्रल होता? क्या मेरे को बताओ, क्या एटम न्यूट्रल होता? नहीं, उसकी न्यूट्रलिटी मतलब ब्रेक हो जाती। बहुत बढ़िया, न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाती। तो क्या होता है? जो चार्ज होता है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट है, इसका मतलब ये हुआ, इनवेरिएंट ये हुआ मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मास पे कोई इफेक्ट आ सकता है, लेंथ पे कोई इफेक्ट आ सकता है, टाइम पे आ सकता है, लेकिन चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट। समझ में आया? तो एम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता था। एम्स बोलता था, क्वेश्चन ये था कि न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इटसेल्फ, अरे केशव समझ में आया क्या क्या बोला? इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट चार्ज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ये स्टेटमेंट सही है कि फॉल्स है? सही है। सही है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज मोशन में जितना होगा उतना ही चार्ज रेस्ट में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तुम्हारा चल रहा था कितना नंबर? चौथा नंबर, चार्ज इनवेरिएंट है। पांचवा नंबर प्रॉपर्टी, पांचवा नंबर प्रॉपर्टी ये है कि टोटल चार्ज, मेरे को पता ना स्टेटमेंट सही है कि नहीं, टोटल चार्ज ऑफ, वो लाइन बताइएगा एक बार फिर से। अबे यार, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट है। पहले बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? टोटल चार्ज सही है। ट्रू है। ठीक है, हाँ क्या हुआ? ये रहा न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हो गया? चलो ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ, एकदम सोच समझ के जवाब देना क्या वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगला स्टेटमेंट है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और
destroyed nor be destroyed। क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सही है। ये भी ट्रू है। बहुत बढ़िया। 7वां नंबर पॉइंट, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? ये भी ट्रू है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या हुआ देखो, समझो एग्जाम्पल से। सपोज करो ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का चार्ज मान लो 10 कूलम, ठीक है, और इसको अगर मैंने ग्राउंड कर दिया, मतलब ग्राउंडेड कर दिया, तो इसका तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सारा चार्ज नीचे चला गया, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहा। लेकिन आइसोलेटेड इसका मतलब ये ग्राउंडेड नहीं है, ये पूरा अलग है। आइसोलेटेड मतलब क्या है, पूरा अलग है। तो जितना चार्ज अभी है 10 साल बाद जाकर देखोगे उतना ही चार्ज तुमको मिलेगा। तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो आगे बढ़े भैया। एक कंफ्यूजन था। हाँ, बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड मतलब फिर वो अर्थ ही नहीं रहेगा, उसी को आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वो किसी और से रिएक्ट नहीं कर रहा है, आसपास के चार्ज से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आसपास में कोई स्पेयर किसी से कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये इंडिविजुअल है, मतलब ये अपने आप पे सिस्टम है, ये अपने आप में एक ऐसा इंसान है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। नास्तिक इंसान है ये, इसको किसी से मतलब नहीं है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा ना, जितना आज होता है 10 साल बाद रहेगा। यानी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पड़ा पड़ा। समझ में आ रहा है? ये चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। अगर आज 10 कूलम है तो कल भी 10 कूलम ही रहेगा, 12 नहीं हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोला मैंने? अगला अगला लाइन ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? प्रोटॉन्स तो मतलब बाहर नहीं जाता है ना किसी बॉडी से, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की मतलब। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? बिकॉज देखो, एक उसके बाद एक और स्टेटमेंट देख लो पहले, ठीक है। 9वां नंबर स्टेटमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? ट्रू है ये स्टेटमेंट। अबे देखो, सुनो मेरी बात, सुनो बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। सपोज करो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का क्या है, इस पूरे अर्थ का क्या है, चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट, और वो क्या है, कंजर्व्ड है ना। लेकिन इस यूनिवर्स में क्या हो रहा है, बहुत सारा रिएक्शंस हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस, तो ऐसा रिएक्शन, तो वैसा रिएक्शन, तो रेडिएशन हो रहा है, तो जो भी है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा एटम क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। मान लो NaCl है, वही टूट गया Na+ में और Cl- में। जब भी कोई कंपाउंड टूटता है तो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा ना, क्योंकि एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और जो आयंस बने उसके टूटने के बाद उनमें तो क्या है, चार्ज है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तभी ना पूरे यूनिवर्स का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मतलब एक न्यूट्रल चीज को तुम तोड़ोगे तो उतना ही पॉजिटिव और उतना ही टोटल नेगेटिव, तभी ना वो न्यूट्रल रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक सब्सटेंस है, उसमें NaCl रखा और NaCl को तोड़ दिया, जितना Na+ उतना Cl-, कोई और कंपाउंड लोगे, सेम ट्रू है। पूरे केमिस्ट्री में यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। तो जब भी कोई कंपाउंड को तोड़ेंगे तो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होता है। इससे पहले वाला स्टेटमेंट आता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन यूनिवर्स कांस्टेंट होता है, नहीं। फॉर एग्जांपल, आज पूरे अर्थ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सपोज करो 1 बिलियन चार्ज है, लेकिन सपोज करो कल को क्या हुआ, एक कंपाउंड है वो टूट गया, और वो टूट के क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और मान लो एक न्यूट्रल एटम है वो टूट गया और वो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में चला गया, X पॉजिटिव और X नेगेटिव में। तो 1 बिलियन प्लस X पॉजिटिव हो गया ना टोटल चार्ज। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया, घुसा नहीं दिमाग में? मैंने ये कहा कि एक न्यूट्रल एटम है, सपोज करो इस पूरे अर्थ में 1 बिलियन पॉजिटिव चार्ज है, और एक न्यूट्रल एटम को मैंने तोड़ दिया, टूट सकता है ना न्यूट्रल एटम, X पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? पहले ऑलरेडी इस यूनिवर्स में कांस्टेंट था 1 बिलियन, लेकिन कभी भी X पॉजिटिव आ सकता है।
तो क्या टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कांस्टेंट रहता है? नहीं, क्योंकि कोई भी एटम हर वक्त कुछ ना कुछ टूट रहा है, हर वक्त आयोनाइजिंग रेडिएशन पड़ रहा है, वो एटम को तोड़ रहा है। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में क्या है, उनका जो है उनमें वेरिएबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए टोटल वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया? टोटल। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है केशव? चलो ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 9वां नंबर के बाद 10वां नंबर पॉइंट है, चार्ज जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये तुम लोग के टीचर तुम लोग को बता देते हैं अच्छे से कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, रट लो रट लो रट लो। इस पर सवाल कोई कराता नहीं है तुम लोग को, ठीक है? तो इसमें एक से एक सवाल बनेगा। चार्ज क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज मतलब ये होता है वो इंटीजर, वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल पे है। किसमें है वो? इंटीजर मल्टीपल पे है। समझ में आया ये चीज? अरे मम्मी इधर पढ़ा रहे हैं यार, कम से कम 7-8 बच्चा लोग हैं। पापा आगे गेट खोल के चले गए। छोड़ो हटाओ, मत बंद करो, मत बंद करो, टीवी चलाएंगे, वो म्यूट कर रखा है। 2 मिनट रुकना। हाँ कोई बात नहीं, 12 बजे से मत आओ, बच्चे लोग दिखने लग रहा है। चलो ठीक है। हाँ, चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड है वो इंटीजर मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब Q का वैल्यू जो होता है वो Ne के बराबर है। देखो समझा देता हूँ इस इक्वेशन को भी। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है? सपोज करो एक बॉडी है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बॉडी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया? तो कोई भी बॉडी में जो चार्ज है वो क्या होता है, वो n मल्टीपल्स में होता है, वो एक इंटीजर के मल्टीपल्स में होता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। समझ में आया ये चीज़ क्या बोला मैंने? वो क्या होता है? इंटीजर के मल्टीपल में होता है। ऐसा नहीं होता है वो बोलेगा 1.5 इंटू ई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कब कब 1.5 इलेक्ट्रॉन देखा है तुमने? इलेक्ट्रॉन तो इक्वल है ना, 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कभी एग्जिस्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो चार्ज होता है वो तुम्हारा जो होता है क्वांटाइज होता है, Ne के बरोबर होता है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में कि वाई चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। वाई, क्यों क्वांटाइज है चार्ज एक बॉडी का? तो इसका आंसर ये बनता है, टू चार्ज अ बॉडी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड या added. It means charge of a body is always integer multiple of E. समझ में आया ये स्टेटमेंट क्या है? पूछा जाएगा क्यों चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है? बिकॉज तुम कोई भी बॉडी में चार्ज जो दोगे वो इंटीजर के फॉर्म में दोगे ना। तुम उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे। या उस बॉडी से जब तुम निकालोगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज उसमें डेवलप हो गया। क्योंकि मैं बता के चल रहा हूँ कि सपोज करो ये बॉडी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बॉडी। तो उसमें अगर तुमने 1 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया, इसका मतलब तुमने एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला, तो बॉडी के ऊपर में क्या आ जाएगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। बॉडी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तब इसमें बॉडी में जो टोटल चार्ज बनेगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिखाएगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मतलब ये है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया है, इसलिए बॉडी में टोटल चार्ज जो है वो नेगेटिव हो गया। समझ में आया ये चीज़? तो दैट इज वाई चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंटीजर नंबर का इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है? अच्छा, अब सवाल सॉल्व हो रहा है, अब सवाल स्टार्ट हो रहा है। सवाल बहुत अच्छा सवाल आएगा AI का। इसका मतलब कोई और बता सकता है? केशव को क्या मतलब बोला मैंने? क्यों चार्ज ऑफ बॉडी क्वांटाइज्ड है, कोई बताओ। Quantum of a charge is the
चार्ज एट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी। अरे तो यही तो बताया अभी। कोई और बताओ, कोई और समझाओ इसको। अरे क्वांटम का। अरे क्वांटम आएगा यार आगे, तुम इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। अभी क्वांटम बताया क्या? बताया अभी क्वांटम बताया मैंने। अरे सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो, देखते कौन जल्दी सॉल्व करता है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू 1 कूलम। फटाफट सॉल्व करो। 6.25 into 10 to the power 18 सॉल्व किए थे। बहुत बढ़िया, और तो बच्चे सॉल्व करो। अरे फटाफट सॉल्व करो यार तुम लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो। किसी भी एक बच्चे को खड़ा करूंगा और किसी भी एक बच्चे से पूछूंगा। मैं इतने सारे बच्चे ना, किसी से भी एक से पूछ सकता हूँ मैं। टाइम सब, इतना टाइम लगने का था नहीं सवाल में। बोला कितना इलेक्ट्रॉन रिलेटेड होता है 1 कूलम चार्ज में। तो मैंने बताया बहुत बार क्यू का वैल्यू जो होता है वो एन के बराबर होता है। तो 1 कूलम बोला है तो क्यू का वैल्यू क्या करना है तुम्हें, 1 कूलम करना। तुमसे एन पूछा है और ई का वैल्यू तुम्हें पता है, तो एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 ई। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आता है। तो तुम सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा। ठीक है, याद रखना 1 बाई 1.6 होता है वो 6.25 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नहीं भूलना है कि 1 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना होता है, 6.25 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन अ बॉडी हैव चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम? कैन अ बॉडी हैव चार्ज दिस, बताओ। सॉल्व करो फटाफट, सबसे पूछूंगा। नहीं भैया नहीं हो सकता क्योंकि वो मतलब तुम्हारा नाम क्या है? विकास तिवारी। विकास तिवारी, कौन से स्कूल से हो? एसएबी। अच्छा, साइंस। आज ही तो आए थे, आपसे पूछे थे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पुराना एक, हाँ हाँ, तो देखो एक बार वीडियो ऑफ रखा हूँ, अभी ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा इसका, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बॉडी के पास इतना चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सेम फैक्ट, एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई ई होता है। ठीक है, तो अगर Q का वैल्यू मैं 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कर दूं और E का वैल्यू मैं, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो कट जाएगा, लेकिन 4 डिवाइड बाई 1.6 पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या आएगा, 2.5, जो कि एक इंटीजर नहीं है। समझ में आया? दैट इज वाई जो होता है √2 कूलम चार्ज बोलेगा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है √2 कूलम चार्ज। क्या पाई कूलम चार्ज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्या तुमसे पूछेगा 1.3 सीबी, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। ये सब जितना भी चार्ज है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया? हेलो, मेरे साथ बने हुए हो ना कि उड़ गए? ये क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे एमसीक्यू में, बोर्ड्स में एमसीक्यू में पूछेगा क्या √2 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, क्या पॉसिबल है? अरे पॉसिबल नहीं है √2 कूलम चार्ज, क्योंकि √2 डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे तो कभी भी इंटीजर नहीं होगा। पाई डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे कभी भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर है सारा। इफ 6 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, देन चार्ज कितना होगा, बताओ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया, तुम्हें बिलियन मिलियन में कंफ्यूजन होता होगा, बिलियन और मिलियन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है कितना होता है? 10 लाख रुपया। और 1 बिलियन मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है? 100 लाख। नहीं, 100 करोड़। याद रखना, 10 में एक जीरो लगाना है और लाख को करोड़ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? 1 बिलियन 100 लाख नहीं होता, 1 बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ होता है, ठीक है? समझ में आया ये चीज़ क्या बोला? तो होगा भैया इसका आंसर होगा प्लस वो 6 बिलियन ना, प्लस 6 बिलियन। हाँ, अगर 6 बिलियन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। तो मतलब वो बॉडी तो पॉजिटिव मतलब 6 बिलियन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा, वही तो पूछा है एग्जाम में। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे यार 10 लाख कितना होता है? 10 टू 1 बिलियन मतलब 10 टू पावर 6, 1 बिलियन 10 टू पावर 9, और 1 ट्रिलियन मतलब क्या होगा? 10 टू पावर 12। 3 एक जीरो इधर ऐड कर दिया, 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्यू का वैल्यू क्या होता है? NE के बरोबर। तो N कितना इलेक्ट्रॉन निकाला बताओ तो? 6 बिलियन, मतलब 6 इंटू 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाला ना। और हर एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से कितना चार्ज आता है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का चार्ज आता है बॉडी पे। यानी अगर ये बॉडी है और इससे मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो इस बॉडी के ऊपर में कितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा? प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो अगर मैं 6 इंटू 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो 6 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। समझ में आया कैलकुलेशन? मतलब समझ में आ रहा है क्या है कि नहीं? खाली तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1.6 इंटू 6 कितना होता है? 6 और 36 यानी कितना हो गया? 9.6। 9.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? -10 कूलम। और ऐसे करोगे तो 96 नैनो कूलम। ये आंसर है इसका, ठीक है? नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, ऐसा मत समझना क्वेश्चन बहुत हलवा हलवा पूछ रहे भैया। बाद में IIT वाला क्वेश्चन भी आएगा। रिमूव टू चार्ज अ बॉडी बाई 6 फैराडे। क्वेश्चन है कि कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ताकि बॉडी को चार्ज कर सके 6 फैराडे से? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। भैया 96,500 कूलम हटाएंगे तभी तो होगा। हाँ 90 नहीं, तुम समझे नहीं ना, मतलब 96,500 कूलम तो क्या है? कूलम तो चार्ज है। मैंने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 96,500 कूलम कब आता है? जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को मतलब ये कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? एवोगैड्रो नंबर जो है 6.023 into 10 to the power 23 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है मतलब वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सही है, एक तरीके से सही है। मतलब तुम्हें बॉडी में कितना चार्ज लाना है? 6 फैराड का, है ना? तुम्हें बॉडी में कितना चार्ज चाहिए? 6 फैराड का। तो N बराबर क्या हो जाता है? Q डिवाइडेड बाई E। चार्ज कितना चाहिए तुम्हें? 6 फैराड का, यानी 6 इंटू 96500 कूलम का चार्ज चाहिए ना। और कितना इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव करोगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आया है क्या है? जो तुम बोलोगे वही है। ठीक है। मतलब तुम्हें कितना इलेक्ट्रॉन को, देखो सीधी सी बात है, घुमा फिरा के बात नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात है कि अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैंने इस पीले कलर की, इस येलो कलर का बॉडी से मैंने अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर में कितना चार्ज आएगा? 1 फैराड का। तो अगर मुझे इस बॉडी के ऊपर में 6 फैराड का चार्ज चाहिए तो मैं 6 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा ना। तो ये कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है क्या? हाँ, बट डिवाइड करना। अरे अरे नहीं, अरे क्या नहीं समझा? नहीं ये सब चीज़ क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉडी है, उस बॉडी से अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक दूँ तो उस बॉडी के ऊपर में 1 फैराड का चार्ज आता है, ठीक है? तो मुझे उस बॉडी पे चाहिए कितना चार्ज? 6 फैराड का। तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना पड़ेगा? 6 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐसे भी कर सकते हो।
समझ में आया किसी को कि अभी भी डाउट है किसी को? हाँ और लोग अरे हेलो, उड़ गए कि मेरे साथ हो? है भैया है। इधर देखो, इधर इसीलिए बताया था कि मैंने जो बेसिक्स बताया उसको भूलना नहीं। यहाँ पे फैरेड के बारे में मैंने बताया, देखो फैरेड के बारे में कहाँ गया, ये रहा फैरेड। फैरेड कब आता है? जब एक मोल इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। देखो चार्ज आया ही कैसे, चार्ज तुम लोग बार बार कंफ्यूज मत होना है। देखो चार्ज ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस, ठीक है, वो उसको कंसिडर नहीं करना है, एक बॉडी को न्यूट्रल ही मानना है। तो अगर मैं उससे 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दूं तो यानी उस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो उस बॉडी में जो चार्ज होगा तो इसीलिए वो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है भैया। इस हम लोग कभी ये कैलकुलेट नहीं करते 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका है तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछता, एग्जाम में ये पूछता है कि एक बॉडी से अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया तो बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आएगा। अरे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना बेवकूफ़ सा सवाल होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 होता है। ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये कहता है कि बॉडी से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका तो बॉडी के ऊपर में कितना चार्ज डेवलप किया, तो बॉडी पे जो चार्ज डेवलप करेगा वो 10 इंटू 1.6 करेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सवाल बढ़े आगे, आईआईटी का सवाल लो, एचसीवी का, सॉरी नॉट आईआईटी का, एचसीवी का सवाल है कि बोलता है कि करंट इन अ वायर इज आई इज इक्वल्स टू 3 + 4t, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तुम लोग को करंट के बारे में मालूम है कि नहीं है, पहले ये बताओ। एक मिनट बस है। अरे करंट मालूम है कि नहीं ये पूछा है। हाँ जी करंट क्या होता है बताओ। भैया I बराबर Q/T होता है, बस इतना पता है। देखो अब बता देता हूँ, ये अगर मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में इस क्रॉस सेक्शन से, मैंने ये करंट चैप्टर में बताऊंगा मैं, वैसे इस क्रॉस सेक्शन से अगर मैं Q चार्ज को T टाइम पे पास करवाता हूँ तो कहेंगे कि Q डिवाइडेड। अच्छा वायर में तुम लोग को एक चीज़ सिखा देता हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन बनाना। डेफिनेशन कैसे बनाओगे बोर्ड्स में, जब भी कोई फॉर्मूला होता है ना तो फॉर्मूले को नीचे वाले यूनिट को क्या कर देना है, 1 कर देना है, तो आई क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए अगर मैं टी को 1 कर दूं तो आई क्या क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो डेफिनेशन तुम कैसे बनाओगे, कोई भी फिजिक्स का डेफिनेशन आ जाए तो हमेशा ऐसे बनाना कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास इज इक्वल्स टू करंट। समझ में आया। कोई और फॉर्मूला ले लो तुम जो पढ़े हो, फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मान लो ये इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला तुम पढ़े हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डिफाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफाइंड जब दो चार्ज हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का है, और दोनों चार्ज जो होगा उसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। समझ में आ गया। अगर बोलो को एक मीडियम में रखा गया जिसका के का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैंने करंट बताया, करंट क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T होता है। तो Q क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, I इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो खुद से। एक वायर है जिसमें करंट जो होता है वो टाइम के साथ वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, टाइम 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड जैसे तुम ऑब्जर्व करोगे हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा। तो करंट जो है ऐसे वेरिएबल है, तुम्हें ये बताना है उस वायर में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा शुरू के 10 सेकंड में। सॉल्व करो फटाफट इसको, ये एचसीवी का क्वेश्चन है। तो फिर बोलेंगे या लीव हो गया। क्या क्या पूछना है बोलो, बोलो। अभी जो बताया ये करंट के बारे में,
करंट के बारे में ये बताया मेरे को, इरिटेट मत कर। करंट के बारे में मैंने ये बताया कि अगर मैं ये वायर ले लेता हूँ, वायर के एक क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में जितना चार्ज पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे बच्चों लोग को डेफिनेशन बनाना सिखाया कि कोई भी फॉर्मूला है तो फिजिक्स में जब हम लोग 40 इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी सी, इतने गलत कैसे हो सकते हो, 40 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन जो कैसे बनाते हैं, नीचे वाले जो यूनिट होता है डिनोमिनेटर को 1 कर देते हैं। डिनोमिनेटर 1 करने से क्या होता है, ये दोनों जो होता है वो इक्वल हो जाता है, मतलब आई जो होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो कैसे लिखोगे, टाइम बीइंग 1 सेकेंड, जितना चार्ज पास करे उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। समझ में आया? कितना कितना 430 नहीं, गलत है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार पहले यार, तुम खाली मतलब कर रहे हो फटाफट। नहीं हो रहा है भैया। नहीं हो रहा है, अब बताऊं मैं? हाँ, बोले तो थे आपको, मतलब ये ठीक है, सुनो मेरी बात, इधर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे बताऊंगा तभी तो होगा, जब मॉडल में सवाल लगेगा अपने आप होगा। देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इतनी बात पता है कि नहीं? अभी बताया, जो क्यू बाई टी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, आई का इक्वेशन दिया हुआ है 3 + 4t ऐसा वैसा फलाना ढिकना टमकाना, तो उस इक्वेशन को सबसे पहले कॉपी में लिख लेना, जो क्या है 3 + 4t है। तुमसे क्या पूछा है, कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा शुरू के 10 सेकंड में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे पूछा क्या, कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको नंबर निकालना है ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, वो कहाँ पे, किस फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र हुआ है, Q = Ne में तो हुआ है। तो अगर तुम्हें Q मालूम चल जाएगा तो E का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो तुम N नहीं बता पाओगे। मेरे को बताओ, अगर तुम्हें Q मालूम चल गया तो तुम N भी तो बता पाओगे। समझ लो मेरा बात, जो मैंने क्वेश्चन करवाया तुम्हें कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो वही तो है। अगर मैंने Q बता दिया तो मैं N नहीं बता पाऊंगा, आराम से बता पाऊंगा। तो N बताने के लिए तुम्हें Q चाहिए, और Q चाहिए वो तुम्हें मिलेगा इस इक्वेशन से। कैसे मिलेगा, टाइम जो है वो वेरिएशन कर रहा है, टाइम वेरिएबल है, तो क्या करोगे तुम, करंट जो होता है वो Q/T होता है। बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए संदीप सर या कोई भी सर पढ़ाएंगे कि उस सामने क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा, DI बन जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? मतलब ये तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कि ये भी बताना पड़ेगा मेरे को। DI = dQ/dt, ये लिख सकते हो? हाँ, तो DQ क्या हो सकता है, DI × dt। देखा जाए तो ऐसा DI नहीं करते, वैसे हम लोग I करते हैं, ठीक है, DI, क्योंकि I जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है, तो dQ/dt सही स्टेटमेंट है, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने, dQ/dt एक सही स्टेटमेंट है, DI नहीं करते हैं। DI मतलब क्या हुआ, करंट को इंटीग्रेट थोड़ी करोगे, करंट तो एक वायर में कॉन्स्टेंट ही फ्लो कर रहा है ना। समझ में आया मेरा बात, क्या बोला मैंने, एक वायर है, उस वायर में ऐसा थोड़ी है कि DI इधर फ्लो कर रहा है, DI इधर फ्लो कर रहा है, सबको जोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ I फ्लो करता है वायर में। तो I = dQ/dt कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ, तो इसीलिए मैंने, तुम्हारे को ऐसा डाउट कभी आता नहीं, जानबूझ के मैंने लिखा, जानबूझ के मैंने बताया 1.6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, अभी भी गलत है, ठीक है। देखो, dQ = I × dt होगा, ये मानते हो, dQ = I × dt। इसी देखो, dQ मेरे को चाहिए Q था ना, तो इसीलिए जानबूझ के मैंने ये किया, ठीक है, dQ = I × dt। समझ में आया, मैंने ये क्वेश्चन क्यों बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो dQ को मैं करूँगा इंटीग्रेट, और इधर मैं I dt को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। I का इक्वेशन क्या है मुझे बता सकते हो, 3 अरे बोलो सुगलो क्या है, 3 + 40 है इंटू dt, और dq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या q मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं इंटीग्रेशन 3dt + इंटीग्रेशन 40dt कर सकता हूँ क्या, इतना पता है तुम्हें? हाँ भैया। जब इतना तुम्हें कहानी पता ही है, तो 3 टाइम कितना बोला, 0 to 10 सेकेंड + 4t dt 0 to 10 सेकेंड, यही तो बोला है। और 3 × क्या हो जाएगा, 10 - 0 + 4 × t² / 2,
और 10 0 ये आता है कि नहीं आता है कि बताऊँ ये भी इंटीग्रेशन? आता है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 30 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 देखा जाए तो 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया 100 बाई 2 कितना होगा 50 50 इंटू 4 क्या होगा 200 200 और देखिए 30 तो कितना आ जाएगा 230 हो जाएगा। तो तुम्हें Q का वैल्यू मालूम चल गया कितना आया 230 कूलम्ब आया। तो क्या इससे तुम N नहीं निकाल लोगे 230 इज इक्वल्स टू N इंटू ई और N का वैल्यू क्या हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। लेकिन इसके बाद तुम लोग अपना दिमाग लगाने लगते हो, दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। मैंने बताया वन डिवाइडेड बाई 1.6 कितना होता है 6 पॉइंट बताओ 6.25 into 10 to the power 8। तो ये करोगे ना सीधा, समझ में आया मैंने क्या किया? सवाल जल्दी हो जाएगा। 23 अब 2.3 इंटू 6.2 इंटू 10 टू द पावर 20 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 2 12 12 और समथिंग 12 कर लो एक बार 12 इंटू 10 टू द पावर 20 समझ लो, ठीक है 12 पॉइंट समथिंग कुछ भी कर लो 12.6 कर लो, क्या दिक्कत है। और 1.26 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 21। क्लियर है ये चीज़? हाँ भैया। आगे सवाल ज़्यादा हार्ड तो नहीं था मेरे हिसाब से। अगला सवाल दूं मेरे को? हाँ भैया, वो क्वेश्चन कराते वक्त पूरा मतलब ये पूरा माइंड से स्केप हो जा रहा है। अभी भी हो रहा है क्या कि अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अभी आ गया भैया, वो कभी इंटीग्रेशन हो तो इतना फास्ट आप किए तो पूरा तो अब देख लो एक बार कि इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो आगे अगला सवाल। अगला सवाल है, अब देखो सवाल का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ और सब चीज़ में मैं हेल्प करूँगा, ऐसा बात नहीं हेल्प नहीं करूँगा तभी तुम लोग क्वेश्चन बना पाओगे। ये मैंने क्लास में ही बताया था वैसे इस सवाल को। मैं यहाँ पे ना इधर 20 लिख लेता हूँ आई और ये टाइम है, इस टाइम को मैं 10 सेकंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एरिया है। तुमसे पूछा है IT ग्राफ दिया हुआ है, तुमसे पूछा है फाइंड चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 10 सेकंड। देखो मैं सिर्फ चार्ज पढ़ा रहा हूँ, मैंने सिर्फ पहले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ चार्ज, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ चार्ज पढ़ा रहा हूँ, चार्ज का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 10 सेकंड कैलकुलेट करो फटाफट फटाफट अगर आता है तो, कि नहीं आता है? मेरे को तो नहीं आता। नहीं आता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ यहाँ कोई पे, नहीं आता। कोई बात नहीं। नहीं आता है याद रखना, ऐसा सवाल कोई और चैप्टर में तुम आराम से उज्जवल को आता है, उज्जवल को आता है। बढ़िया बात है। क्या आएगा आंसर बताओ? ट्रायंगल का एरिया। ठीक है बहुत बढ़िया। सुनो बच्चे लोग कोई बात नहीं आता है, लेकिन अभी जो है ना आज के बाद ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो तुमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए मैं बता रहा हूँ, तरीका क्या है देखो। Q का वैल्यू क्या होता है I इंटू टी, यानी क्या हो गया y इंटू एक्स। एक तरीके इसको भी भूल जाओ y इंटू एक्स को, एक बार याद रखो इस चीज को। तुम्हें पूछा है चार्ज, चार्ज क्या होता है I इंटू टी, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक एक्सिस को दूसरे एक्सिस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तभी तुम्हें क्या मिलेगा चार्ज मिलेगा। तो इस तरीके का जो भी सवाल आ जाए तुम्हें क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है तुम्हें, एक चैप्टर आता है मैथ्स में एरिया अंडर द कर्व, शायद क्लास 12 में, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ये कहता है कि जब भी y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन होता है या कुछ भी है तो एरिया, मतलब ऐसा समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है, इतना बाहर में जाओ, इतना समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एरिया होता है। तो एरिया जो होगा ना, एरिया जो होता है ये एरिया है, ये एरिया जो होता है इसका मतलब होता है y इंटू एक्स। क्या होता है y इंटू एक्स, समझ में आया? कोई भी कर्व है, मान लो ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये येलो कलर से बना रहा हूँ, कोई भी कर्व दे दे एग्जाम में, ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन कर्व दिया, इसके नीचे वाला एरिया होता है एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये लाइन अपने नीचे में कितना जगह को ऑक्युपाई कर रखा है और वो जगह का जो वैल्यू आता है वो y इंटू एक्स होता है, 100 कूलम। बढ़िया बात है, आंसर आ गया। बट इधर आंसर नहीं, इधर बाकी ये काइनेमैटिक्स में इस तरह का सवाल आता है तो वहाँ पे तुम्हें ये फॉर्मूला, मतलब y इंटू एक्स जब भी बोले तुम्हें निकालने के लिए तुम हमेशा एरिया अंडर द कर्व मार देना। समझ में आया क्या बोला?
एक कर्व जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा वही दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इस हिसाब से एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, आई इंटू टी होता है, और वो होगा 20 इंटू 10, यानी कितना हो गया 200। अब तुम बोलोगे ये क्या हुआ, 200 कैसे हुआ, है ना। एरिया क्या होता है, हाफ बेस हाइट हुआ ना, तो हाफ इंटू वाई इंटू एक्स, एक तरीके से देखा जाए। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर लो, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी टी। अच्छा, ये है ना संदीप सर पढ़ाते जब जनरल फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं क्लास 11 में, या कोई और टीचर ही तुम्हें बता रहा होता है। सपोज करो ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व का मैं क्या करता हूँ, ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने, और इस तरीके से मैंने इस एलिमेंट को लिया कि जब मैं इस एलिमेंट को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रख रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे ये पूरा कर्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखें तो पूरा कर्व मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो वैसे ही सिमिलरली जो Q है वो क्या हो जाएगा, इधर देखना, जो Q है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा I इंटू डी टी को। मतलब क्या हुआ, तुम्हें ये पूरा एरिया निकाला, कैसे और मैं कैसे समझाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब सबको जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा तुम्हें पूरा, देखो ना, सुनो 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 सुनो, एक और बात समझो, एक और तरीके से समझो। ये कर्व है तुम्हारे पास, इस कर्व के नीचे का तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना है। तुम एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो ब्लैक कलर का शेडेड पोर्शन है, इसके बाद येलो कलर का पोर्शन, इसके बाद ये रंगीन कलर का पोर्शन, इस सबको ऐड करते जाओगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पूरा इंटीग्रल कर्व मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, हर एक एक ब्लॉक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सारे ब्लॉक को जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, ये हाइट इंटू बेस, यही तो होगा। समझ में आ रहा है, अरे हेलो, कि दिमाग से उड़ गया ये चीज़। मैंने ये बोला कि हर एक एलिमेंट को जोड़ूंगा तो मुझे पूरा कर्व का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट क्या होगा, हर एक एलिमेंट का एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इंटू बेस, तो आई इंटू टी हो नहीं गया क्या, ये बताओ, आई इंटू डी टी, मतलब ये एक्सिस इंटू ये एक्सिस को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। और आई इंटू डी टी क्या होता है मेरा, ये होता है क्यू होता है, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट आई डी टी, ठीक है। और ये इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया मिलेगा, और इंटीग्रेट तुम्हें करना है 0 to 10 सेकेंड, तुम कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है इस तरीके से करके। वैसे आई का इक्वेशन तुम लिखना पड़ेगा तुम्हें इस तरीके, इधर आई का इक्वेशन क्या बनेगा बता सकता है कोई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनता है, यानी आई को लिख सकते हैं m इंटू टी प्लस सी। तो इस तरीके से ना करके मैंने सीधा हाफ बेस हाइट कर दिया, एरिया कर दिया, काम खत्म, ताकि मुझे इसको इंटीग्रेट ना करना पड़े। नहीं तो उस आई का वैल्यू मैं यहाँ पे रखता और फिर इंटीग्रेट करता, बड़ा दिक्कत हो जाता। समझ में आया क्या बोला मैंने, चलो नहीं अभी आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, फिर समझ में आएगा शायद। मतलब भैया इरेगुलर शेप रहेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन लेके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं तो हाँ। कोई ऐसा शेप है जो बांधते हैं तो उसको एरिया निकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसमें मेहनत नहीं करना, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है, ये सवाल करके देखो, आई इंटू टी है, ठीक है, और ये है तुम्हारा 20 एम्पियर। इसको तो दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में बांट के हो गया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल। हम वैसे ही किया है दोनों ने। मुझे बताओ कितना चार्ज है, टोटल चार्ज जो शुरू के 10 सेकंड में फ्लो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुरू के 10 सेकंड में बोला है मैंने, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, शुरू के 10 सेकंड में। अगर 15 सेकंड बोला तो तीनों का एरिया ऐड करना होता, 10 सेकंड बोला है। हाँ यार 250 क्या, नहीं गलत, 150 150 150। देखो तुम लोग जो किए हो ना, अब मेरा देखो एक चीज़, पहले मेरा समझ लो, उसके बाद अपना तुम्हारा मेथड भी बताऊंगा मैं। 100 आ रहा 150 होगा मुन्ना, 150 है। आया किसी का 150 आया, बढ़िया। अगर आ गया तो चलो देखो, इसका एरिया जो तुम लोग किए हो, इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस हाइट
तो हाफ बेस क्या है 5, हाइट कितना है 20 प्लस इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया 10 into 5 10 into 5 20 into 5 होगा ना मुन्ना, ये तो 5 है ना। वही है, तब तो आई गया मैंने। समझ में आया तुम लोगों का तरीका आंसर। मेरा तरीका क्या कहता है, सुन लो मेरा तरीका भी। जो बच्चे एडवांस होते हैं ना उनके लिए तरीका ये है, मैं शुरू से 1 to 5 और ये दो को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या बनाया है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, क्या ये पैरेलल नहीं है? हाँ है। हाँ दे तो एक फॉर्मूला बनता है एरिया का, फॉर्मूला है हाफ, ये पढ़े होगे तुम लोग मैथ में, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन हाइट, ये पढ़े होगे ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम का। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, हाफ इंटू 5 + 10 इंटू डिस्टेंस क्या कहलाओगे, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये तो 20 है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस हो कितना है 20 है। समझ में आया क्या किया मैंने, आ गया आंसर। एक बार रिपीट करने। देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ये पैरेलल साइड है, कौन कौन सा जो मैंने येलो कलर से बनाया ना वो पैरेलल है, दिख रहा होगा तुम्हें शुरू के 10 सेकंड में बताना है आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तुम कैलकुलेट करोगे इस केस में, तो ये देखो, अब एक सेकंड इसको मिटा दो पहले, तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ आएगा। ये तुम्हें इसका एरिया पूछा है, ठीक है, ये पूरा यही होगा तुम्हारा पूरा क्या करंट, तो सॉरी तुम्हारा पूरा चार्ज होगा, मतलब तुम्हें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम करोगे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये कितना है मुझे बताओ, ये कितना है 5 और ये कितना है 10, अबे नीचे वाला 10 ऊपर वाला क्या है 5, तो हाफ क्या हो गया 5 + 10, समझ में आया क्या किया मैंने, हाफ 5 + 10 इंटू डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में 20। क्लियर है, पैरेललोग्राम मतलब एक तरीके से बनता है ये, मतलब ऐसा ये एक फॉर्मूला, ट्रेपेजियम पढ़े हो, ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम का इक्वेशन होता है एरिया का, अगर ये नहीं भी मालूम है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल दे, अरे कर पाओगे, दे हिम्मत है, चलो ठीक है करना ट्राई। ये आई है, ये टी है, यहाँ पे मैंने लिखा 10 सेकेंड और ये लिखा मैंने 20 एम्पियर। पता करो चार्ज कितना होगा इस केस में, चार्ज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बस। हुआ अच्छा बाय द वे वो तुम्हारा वो जो लड़का था विक्रम तुम्हारा वो लड़का का नाम क्या था, वो भाग गया वो, चलो ठीक है। हाँ चलो सुनो, विक्रम समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है, चलो मैं बताऊं अब, अरे बताऊं क्या, देखो ये मैंने तुम्हारे सामने एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², मतलब ये इंटू ये, मतलब क्या हो गया पाई इंटू आर, मतलब दो लिम्ब को मल्टीप्लाई करना होता है ना पाई से, तभी सर्कल का एरिया निकलता है, ठीक है। वैसे ही मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूँ, अगर मैंने ये दोनों आर को सेम नहीं रखा, मतलब इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तब मैं इसका रेडियस क्या एरिया कराऊंगा पाई इंटू ए इंटू बी बनाऊंगा, पाई ए बी, समझ में आया फॉर्मूला, पाई ए बी क्यों बनाया, πr² पाई ए बी, ठीक है।
तो मेरे को बताओ इसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि सिर्फ ये एक क्वाड्रेंट में है। समझ में आ रहा है? तो पाई ए बी बाई 4 क्या हो गया, पाई इंटू ए कितना है 20 मान लो, और बी क्या है 10 मान लो, बाई 4। समझ में आया? क्या आंसर आ गया? 50 पाई हो गया। अबे 50 पाई, ठीक है, क्लियर है? हाँ वैसे ही है। आगे फाइंड, रेडियस सेम होना है नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई इंटू ए इंटू बी बताया, तो पाई इंटू ए इंटू बी ये कर लेंगे, ठीक है। अगला दो सवाल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, अच्छा सवाल है ये, एक्सपेक्ट करना ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा ना, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, है ना? भैया पूरा मतलब इससे मोल्स निकाल सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये मैंने क्या बोला, ये मैंने तुम्हारे सामने रख दिया यहाँ पे एक पानी का ट्यूब, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को समझना, पानी का ट्यूब, पानी है इसके अंदर, कितना पानी है 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, ठीक है। कैलकुलेशन सीजीएस ऐसा ही, इन्होंने भाड़ में जाए, पहले पहले क्वेश्चन को समझो। 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, ठीक है, इसके अंदर। तो अगर मैं इस पानी में, तुम्हें निकालना क्या है, प्रोटॉन कितना होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो अगर तुम ये पता कर लो कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और हर एक मॉलिक्यूल में कुछ प्रोटॉन होंगे ना, H2O के कितने प्रोटॉन होंगे बता सकते हो कोई मेरे को? 10 प्रोटॉन होते हैं। नंबर होता है ना। तो हाँ, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होता है ना। अरे तो कुल मिलाकर H2O में कितना प्रोटॉन होगा? 10। तो मुझे बताओ, अगर तुमने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, अगर तुम्हें वो मालूम चल जाए तो तुम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो, है ना। तो तुम्हें पता क्या करना है, कितना मॉलिक्यूल है वाटर का, यही पता करना है। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पता करने के लिए अब सुनो रामायण कथा। पानी जो होता है ना, पानी के लिए 1 cc का वैल्यू हो या 1 ml हो या 1 ग्राम हो, ये एक ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी जो होता है वो 1 होता है, 1 ग्राम पर सीसी। पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी, 1 होता है। सीजीएस यूनिट में याद करना बड़ा आसान है, सीजीएस यूनिट में पानी का डेंसिटी पता होना चाहिए। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये तो फॉर्मूला पता है। मास डिवाइडेड वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 500 सीसी है, 500 सीसी इंटू डेंसिटी क्या हो गया 1 ग्राम पर सीसी, तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 500 ग्राम। यानी पानी का केस ऐसा है कि पानी को तुम 500 ml लिखो या 500 ग्राम लिखो, एक ही बात है। समझ में आया क्या ये बात कि नहीं आया? हाँ भी आया। क्या बोला मैंने, पानी को 500 मिलीलीटर लिखो, आधा लीटर बोलो पानी के लिए, या आधा किलो पानी बोलो, एक ही चीज़ है। लेकिन कोई तेल के लिए आधा किलो तेल और आधा लीटर तेल सेम नहीं होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी अलग होता है। लेकिन पानी का डेंसिटी क्योंकि 1 है, 1 ग्राम पर सीसी, तो तुम आधा लीटर पानी बोलो या आधा किलो पानी बोलो, सेम बात है, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या 18 ग्राम पानी के अंदर में Na होगा? Na मतलब समझ, Na मतलब पता है क्या होता है? अरे पता है ना Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। मतलब 18 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल ऑफ पानी होगा? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ पानी होगा, है ना। तो मेरे को बताओ 1 ग्राम पानी में कितना होगा, Na डिवाइडेड बाई 18, इतना मॉलिक्यूल होगा, है ना।
क्वेश्चन में कितना दिया है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई 18 इंटू 500 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट। समझ में आया? तो तुम्हें क्या मिल गया, इतने सारे पानी में कितना मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम होता है, तो आधा किलो में तुम्हारा इतना मॉलिक्यूल पानी होगा। समझ में आया क्या? 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मॉलिक्यूल होगा पानी का, Na डिवाइडेड बाई 18 इंटू 500। ठीक है, जब तुम्हें मॉलिक्यूल पता चल ही गया कि तुम्हारा Na इंटू 500 बाई 18 है, तो तुम ये नहीं पता कर सकते कितना प्रोटॉन है। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होता है, तो इंटू 10 कर दो, आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। Na को एक काम करो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दो, ठीक है, और 6 3 जा, और तुम्हारा 3 को तुम अगर करोगे तो तुम 3 से 3 कर दो, एक काम करो 3.33, तो 500 3 1500 और इंटू 10 टू द पावर 23, आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म। समझे क्या कि नहीं समझे? अच्छा, इससे तुम वो पूछ सकता है पानी में कितना चार्ज होगा, बता सकते हो? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज पूछेगा। हाँ, क्यू बराबर एन ही करोगे तो एन का वैल्यू तुम्हें पता है कितना प्रोटॉन है, और हर एक प्रोटॉन को कितना चार्ज है तुम बता सकते हो। ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का उसका पॉजिटिव बस लगा देता है। बिल्कुल 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 एकदम सही। अच्छा, बाय द वे 1.67 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? 27। हाँ 27 आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा 500 बाई 18 है। कुछ गलत हुआ क्या? 500 बाई 18 है ना, तो 500 इंटू 3 करना है, तो 500 इंटू 3.3 करना है, तो 5 15 15। एक काम करो, इसको तुम करोगे ना कितना आएगा तुम्हारा, एक बार वापस इसको कैलकुलेट कर लो एक बार करने मन की श्रद्धा के लिए। तो 6 3 ज़ा 3 तुम्हारा 3 ज़ा और 500 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 23, तो क्या हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 25, और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 26। यही तो आ रहा है ना, कि कुछ गलत किया मैंने। 10 टू द पावर 25 हो गया, 10 हाँ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 26। कुछ गलत किया क्या बताओ ना फटाफट, कुछ गलत हुआ तो बताओ, सॉल्व ठीक करेंगे उसको। कुछ कैलकुलेशन गलती हो रहा है क्या? 6 3 18 क्या बताओ, क्या रिपीट करना है बताओ? बताओ, देखो कर रहा हूँ। ये है ना, ये आया क्या? यही आया, तो इसको तुम करोगे तो कितना आएगा 5/3 इंटू 10 टू द पावर 25, और ये करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 25 आएगा। ठीक है, और इसे तुम हाँ क्या क्या सॉल्यूशन, देखो इतना तक तो समझ में आया था, मतलब इस सवाल से पहले तक तो समझ में आया था कि नहीं आया था? तो मुझे ये बताओ तुम्हें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझाओ कहाँ तक, तो क्या समझना, जब लास्ट तक समझ में आ गया तो क्या बोला, क्या क्या कुछ बोलो एक बार। हाँ अच्छा चलो ठीक है, एक बार देखो ऐसा है, मैंने तुम्हारे सामने क्या लिया 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी बोलो या 500 ml पानी बोलो या 500 ग्राम पानी बोलो, ठीक है एक ही बात है। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है कि 500 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल है पानी का, ठीक है। तो 18 ग्राम में एक मोल होता है, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होता है पानी का 18 ग्राम में। ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। 18 ग्राम पानी का वजन, 18 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल होगा पानी का, बताओ तो कोई। क्या बोले भैया? 18 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल होगा पानी के मॉलिक्यूल का, कितना मॉलिक्यूल होगा पानी का मॉलिक्यूल 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 500 ग्राम में कितना हुआ n/18 इंटू 500, ठीक है। तो जब मुझे मॉलिक्यूल पता चल गया, मतलब क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब में कितना मॉलिक्यूल है, इस टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा 500 डिवाइडेड बाई 18
इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, मानते हो? इसका मतलब इसमें इतना सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी है H2O, उसमें हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें कितना प्रोटॉन होता है एक हाइड्रोजन के एटम में? हाँ, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में? अरे एक प्रोटॉन होता है। एक तो हाइड्रोजन का एक एटम है, उसमें कितना प्रोटॉन होगा? एक प्रोटॉन। विक्रम बोलो। हाँ, एक होगा ना हाइड्रोजन के एक एटम में। और ऑक्सीजन का एटम में तुम्हें पता होगा O816 होता है। इसका मतलब क्या है? 16, इसमें क्या है? 8 प्रोटॉन है ना, और 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर में, ऑक्सीजन में। तो एक ऑक्सीजन में कितना हुआ? 8 प्रोटॉन, और 2 हाइड्रोजन है, तो कुल मिलाकर इसमें 2 प्रोटॉन। तो एक पानी का मॉलिक्यूल में कितना हो गया? 10 प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो इतना सारा मॉलिक्यूल है मेरा पानी का, तो इंटू 10 कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं निकल जाएगा मेरा, ठीक है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन दे। हाँ, छुट्टी कर दें? कौन बोला छुट्टी कर दें? नहीं करवाइए भैया। यू हैव आयरन स्फीयर ऑफ 280 मिलीग्राम। कौशलनाथ झा कब आ गए भाई तुम? इफ 0.0 जो डाउट है माइक हटा के पूछो। इफ 0.1% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन इन टोटल इलेक्ट्रॉन, पूछो जो पूछना है, प्रेजेंट इन इट आर रिमूव्ड, देन फाइंड। तुम लोग को लग रहा था ना शुरू में कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, चार्ज वेरिएंट है, चार्ज कंजर्व है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं बताऊंगा तो फिर एक बार में धड़ाधड़ क्वेश्चन कराऊंगा। चेंज इन मास। क्वेश्चन सुन लो क्या है। तुम्हारे पास आयरन का एक गोला है, इस आयरन के गोले का कितना वजन है? 280 मिलीग्राम, ठीक है, इतना भारी है ये। इससे तुमने 0.01% इलेक्ट्रॉन को मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का पॉइंट, देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो हमेशा। ऑफ मतलब होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन से इतना निकाल लिया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन का निकाल लिया। समझ में आया? टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 100 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाला, ठीक है। तब तुम्हें पता करना उसमें कितना चार्ज आएगा और कितना चेंज होगा मास में। निकालो फटाफट, हो पाएगा। सवाल अच्छा है, AIEEE का सवाल है ये। केशव, ये सब बताया था मास्टर? बताओ। इसलिए हम बोले अभी तो सिर्फ हम चार्ज खत्म भी नहीं किया अभी तक। चार्ज वाला यूनिट अभी खत्म ही नहीं हुआ है। चार्ज वाला नहीं भी तो एक क्लास और लगेगा सिर्फ चार्ज पढ़ाने में मेरे को। क्या क्या उसमें है, बहुत कुछ है चार्ज में। उसके बाद मैं कूलम्स लॉ कूलम्स फोर्स बताता हूँ। चार्ज में इतना बता दूंगा कि तुम लोगों को इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। अरे समझ में आया केशव की जो पढ़ाए हैं कि मतलब दिमाग से उड़ गया सब चीज़? HC वर्मा करोगे ना, धड़ धड़ होगा उसके बाद। अभी तो क्वांटम भी बताना है। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा पहले, फिर क्वांटम आएगा, बहुत कुछ है। क्वार्क पार्टिकल बताना है, क्वार्क्स क्या होते हैं, बहुत है।
कम से कम तुमको 2 से 3 क्लास लगेगा क्या बोलते केशव, जहाँ तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब स्टार्ट करेंगे तब 2 क्लास तो मिनिमम लगेगा। हाँ भाई हुआ। एक काम करना बाबू लोग, तुम लोग चार्ज का जो भी क्वेश्चन है एलन का मॉड्यूल में ना उसको सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ एलन के मॉड्यूल में है, का मॉड्यूल कहाँ से लाया भैया? भेज दूंगा मैं पीडीएफ बना के, और बोलो ग्रुप में। ठीक है भैया, आप आसान है कि नहीं? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा मेरे को बता, तुम लोग कैलकुलेशन करने में टाइम लगा रहे हो कि अभी तक सिर्फ सवाल स्टार्ट भी नहीं किए करना? अभी तक स्टार्ट नहीं। अरे तो बोलोगे ना फिर, सब समझाओ समझा रहे, फिर क्या है उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है? देखो क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हारे पास एक गोला है, इस गोले का वजन कितना है? गोले का वजन है 280 मिलीग्राम। किस धातु का बना हुआ है गोला? आयरन का। किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है, ठीक है? इस आयरन के गोले में से जितना इलेक्ट्रॉन है उसका कितना इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाला? 0.1%, 0.01%, ठीक है? तुमसे पूछा क्या है? कितना चार्ज होगा और कितना चेंज होगा मास में। एक बड़ा ही क्या बोलते हैं अच्छा चीज बता रहा हूँ, आयरन का ना क्या होता है 2856 होता है कि नहीं, ये तो पता है आयरन 2856 होता है क्या ये? तो इसमें ये है, तो मुझे बताओ कितना मोल है आयरन का ये गोला में? इस गोलवा में कितना आयरन का मोलवा है बताओ? कोई बता सकता है इस हिंट के बाद कितना मोल है इसके अंदर आयरन का? 10 मोल क्या? बट 10 मोल, शर्म नहीं आई एकदम सूगले बच्चे? 10 मोल होता है कुछ भी? हाँ, जो नशा किया वो मेरे घर में भिजवाना आज। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? कैलकुलेट करना है n/n0 या वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो जी, 280 मिलीग्राम वा डिवाइडेड बाई 56 मिलीग्राम, 56 ग्राम नॉट मिलीग्राम। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया कि समझाऊं इसको? हाँ समझ आया। अच्छा केशव समझ में आया कि नहीं ये जो किया है मैंने? हाँ भैया समझ गया। तो विक्रम समझ में आया क्या ये? गिवन मास और मेजर मास केमिस्ट्री वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? तो 280 मिलीग्राम है ये, यानी 280 इंटू 10⁻⁻, बताओ जी मिलीग्राम मतलब मिली, मिली कि नहीं मिली? तुम लोगों को मिली कि नहीं मिली? अरे मिली कि नहीं मिली? बोल ही नहीं रहे हो यार, बोलो। मिलेगा? हो पाएगा तुमसे? क्या लगता है कितना मोल है? 5 इंटू 10⁻⁻3, यानी इस गोलवा में 5 इंटू 10⁻⁻3 क्या है? मोल है। किसका? आयरन का, ठीक है? तो एक बात बताओ जी, एक मोल में कितना एटम होता है? 6 इंटू 10⁻23 होता है कि नहीं होता है? कितना मोल है ये? 5 इंटू 10⁻⁻3 मोल, तो कितना एटम होगा? 6 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं आया होगा समझ में? नंबर ऑफ एटम 10⁻20 मोल तो ये समझ में आया? नंबर ऑफ एटम्स, मैंने एटम्स का लिखा है, कितना एटम्स है इसके अंदर?
इस गोलवा के अंदर में कितना एटम है। तो जब एटम पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता कर सकते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता सकता है कोई? जो बता देगा उसको लॉलीपॉप मेरी तरफ से, मैं मुंह में दूंगा। बताओ लॉलीपॉप, गलत आदमी और बेवकूफ़ आदमी, बताओ क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अरे किसको मुंह में लेना है लॉलीपॉप, जल्दी बोलो। बताओ, ये दशा है तुम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल पा रहे हो। 26 इंटू नंबर ऑफ एटम, नहीं आया होगा समझ में। लोग मुंह में लेने लायक हो नहीं अभी क्या? कैंडी कैंडी, ठीक है। देखो सुनो, ये मेरे पास आयरन का गोला है, ठीक है। इस आयरन के गोले से मैंने कितना किया, 0.1% इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने 0.01% इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, तो क्या होगा मेरे को बताओ तो, फटाफट बताओ मेरे को क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन 0.1% निकाला तो क्या होगा, उस पर चार्ज डेवलप होगा। अरे होगा, सुन लो बच्चों, बताओ हाँ या ना। कितना कितना? अरे बोल मेरे भाई, 78 × 10⁻21 गलत है बुझना। 78 इंटू 10⁻90 जाना चाहिए, लेकिन वो भी गलत ही है वैसे देखा जाए। क्या निकाला है तुमने, आंसर क्या निकाला है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बोला क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ वो सही है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करने बोले थे तुमको बाय द वे। सुनो 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 सुनो, मेरे देखो, मेरे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, भूल जाओ जो है सब भूल जाओ। ये एक आयरन का 280 मिलीग्राम का गोला है। सवाल में बोलता है इसमें से 0.01% इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अगर इस गोले में से 0.01% इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और तुमसे ये पूछा जा रहा है कितना इसमें चार्ज डेवलप होगा, तो चार्ज कितना डेवलप होगा वो फॉर्मूला है उसका n इंटू ई। तो तुम्हें निकालना क्या है, क्या निकालना बताओ? n निकालना है। सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तुमसे पूछा गया कि इस गोले पे कितना चार्ज डेवलप होगा अगर 0.01% इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। तो तुम्हें क्यों बताना है, तो क्यों बताने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे ना कि नहीं करोगे? समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा, ये F32 क्या नाम है? विकास। समझ में बोलो क्या बोला मैंने? n निकालने के लिए तुम्हें नहीं पता करना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n पता है, n कैसे निकलेगा? n का वैल्यू जो होगा वो 0.01% होगा इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा जब तुम्हें पता होगा उसमें कितना एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे पता होगा जब तुम्हें पता होगा वो कितना मोल है। और उसके लिए हिंट दिया गया कि वो 280 मिलीग्राम है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले आयरन का तुम क्या निकालो, कितना मोल है, ठीक है। एक मोल जब तुम कितना मोल है अगर वो निकाल लोगे, जिसका आंसर है 5 × 10⁻³ ठीक है। तो एक मोल में तुम अगर निकाल दिए तो इसमें कितना एटम होगा वो पता कर लो। नंबर ऑफ एटम जो होगा अगर वो पता करोगे 5 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻23, इतना एटम हो गया, ठीक है। तो आयरन का कितना एटम प्रेजेंट है इसमें, ये तुमने निकाल लिया। मतलब इस गोले में कितना एटम प्रेजेंट है तुमने वो निकाला, जिसका वैल्यू क्या है 5 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻3 तो नंबर ऑफ एटम पता चल गया। तो हर एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी और कितना प्रोटॉन होता है आयरन का? अबे आयरन 28 56 है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 28। तो कितना एटम है, और जब पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसीलिए क्या किया 28 इंटू दिस, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इधर क्या करोगे तुम, वही वाला को पुट करोगे और इधर इसको पुट करोगे, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा। समझ में आया क्या? निकालो क्यू। अरे केशव, ओ केशव, केशव लल्ला नाराज हो गए क्या हमसे?
अरे ओ केशव, ये बड़ा मोबाइल रख के लग रहा है कुछ करने गया है। तुम क्या करने गया है बताओ? हमेशा जो करता है वो। क्या करता है? कोई मनोरंजन चित्र देख रहे हो? अरे ओ केशव, म्यूट से हटा लो मुन्ना। ये बड़ा पक्का सो गया, इसका दिमाग बंद हो गया है, सो गया है। क्या इक्वेशन लिख दिया वो, मतलब कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए सॉल्व नहीं कर। तुम लोग बेवकूफ आदमी हो। देखो इसका आंसर है Q का वैल्यू 1.25 कूलम। देखो सुनो, आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो 28 इंटू 30 इंटू 10⁻20, ठीक है। 28 को 30 ही मान लो एक बार के लिए। तो 30 इंटू 30 कितना हो गया? 900 इंटू 10⁻20 यानी 9 इंटू 10⁻22, ठीक है। वैसे तुम्हारा 7.8 समथिंग आ रहा है, मैंने 9 मान लिया एक बार के लिए, ठीक है, इजी करने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को पता चलेगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10⁻4 इंटू तुम्हारा 9 इंटू 10⁻22। तुम बोलते कैलकुलेट चाहिए, शर्म नहीं आया तुम्हें बेवकूफ आदमी? 9 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? 18। कैलकुलेटर चाहिए क्या इसके लिए? शर्म ही नहीं आ रहा, शर्म बेच खाए हो, बेशरम हो गए हो तुम लोग सब। तो ये आ गया तुम्हारा किसका? n का वैल्यू। क्यों पूछा है? क्यों होगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो 9 इंटू 1.6 करना है। एक काम करो, 0.9 कर लो इंटू 1.6 कर लो इंटू 10 टू दी पावर तुम 19, और ये कट जाएगा, ठीक है, मतलब ये हट जाएगा, ये बचा। 0.9 को 1 मान लो, 1 इंटू 1.6 लगभग 1.6 ही मान लो। क्या कैलकुलेटर चाहिए क्या इसके लिए? अरे समझ में आया कैसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं? इतना रिजिड नहीं बनते कि पॉइंट को ऐसे समझना है। अरे समझ में आया ये अप्रोक्स वाला चीज़? ऐसे ही करना होता है। इसको 1 मान लो, और क्योंकि देखो इसमें 1 दिया तो इसको 1 कम कर दो तो 1.5 हो गया। 1.5 ज़्यादा बढ़िया आंसर है। एक क्वेश्चन दे रहे, होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क है। केशव गया ये पूरा, इसको आज सुनाऊंगा। तुमको 5 मिनट से कुछ बोल रहा था मैं। अरे तो वॉशरूम गया। अबे यार तुम क्या आदमी है। 24 कैरेट, ठीक है, ऑफ 90.7 ग्राम। इफ 1% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, देन चार्ज कितना होगा? हिंट दे देता हूँ, AU जो है 197.79, ठीक है। ये होमवर्क है। इसके आगे मन नहीं कर रहा पढ़ाने का तुम लोग को, जवाब नहीं दे रहे तुम लोग। ये लड़का बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम नाम है, क्या नाम है तुम बोले? विकास ना? हाँ विकास, तुम क्या आंसर दियो मेरे को? भैया कैलकुलेटर नहीं है, ये कोई आंसर होता है? तुम जेई मेंस के हो। आप वो आप उतना लिख लिए थे, उसके बाद आगे हम मतलब उसको सॉल्व नहीं किए क्योंकि मतलब मेरे को लगा कैलकुलेटर लगेगा। बताओ, ये तो बड़ा पक्का केशव तो पक्का आज सो रहा है क्लास में, बोलता है कि हमें मतलब भी हम दुनियादारी से ऊपर उठ चुके हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है। इसके बाद 2 क्लास और लगेगा सिर्फ चार्ज के ऊपर में, जिसमें हम लोग HC वर्मा का क्वेश्चन करना है वैसे, और IIT का भी क्वेश्चन करना है, एम्स का भी करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है। चैप्टर बड़ा है ये इलेक्ट्रोस्टैट्स, मतलब नहीं भी तो एक क्लास मान लो, एक क्लास, बस एक क्लास और लगेगा, तुम लोग का चार्ज वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज का समझ में आया? ये नोट्स जाके है ना स्कूल में है ना पूछना, जो तुमको क्वेश्चन कराया है ना आज, ये पानी वाला और ये वाला, इतना सब कुछ पढ़ाया है, ये स्कूल में जाके पूछना, ठीक है, बच्चों से। भैया अच्छा बच्चों से पूछा, मेरे को लगा इस अगर सर से पूछना होता तो फिर अगले दिन तो हम लोग
नहीं नहीं सर से नहीं पूछना है, बच्चों से पूछना है, ठीक है, कि उनको ये आता है कि नहीं आता है। क्योंकि देखो मैंने चैप्टर यहाँ तक कि मैंने बताया ही नहीं कूलम फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ इधर। तो बच्चों से ये पूछना, अगर वो ये भी ना बता पाए तो समझ लो पढ़ना बेकार है। क्या? पहले सर भी पूछ लेना बस। नहीं नहीं सर को क्यों टेस्ट करना, ये गलत चीज़ है, सर को टेस्ट नहीं करना, ठीक है। भैया ये पीडीएफ भेज दीजिएगा और आप बोले थे मॉड्यूल से क्वेश्चन वो भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा। लिखे नहीं हो क्या कुछ? लिखे हैं, वो लेट से ज्वाइन किए थे, शुरू का कुछ नहीं लिखे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा, ये देखो इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है बस, ठीक है। चलो तुम लोग रखो, बाद में अगर तुम लोगों को लगता है क्लास करना चाहिए, विक्रम या किसी को तुम लोगों को लगता है फिजिक्स अगर मैं थोड़ा भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लें, तो कोई बात नहीं, हम बायो पढ़ा लेगा, मेरे को इशू नहीं है, ठीक है। भैया इसी टाइम में भी बढ़ा सकते हैं आप, इस टाइम में तो रहता ही है टाइम, आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है फिर बात करना, ठीक है, चलो।